अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो पिछले कई सालों में एक डिबेट छिड़ी हुई थी कि उनके ऊपर हाई ट्रीजन केस है। डिबेट ये भी थी कि क्या उनके ऊपर हाई ट्रीजन केस होना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर कैटेगोरिकली देखें तो एक हाई ट्रीजन केस के हवाले से उनके केस के जो फैक्ट्स थे वो काफ़ी मजबूत नहीं थे और वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक पिटिशनर था, कुछ हफ्ते पहले बल्कि, जिसने बेसिकली आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन के हवाले से कुछ सवालात उठाए। उस शख्स का नाम रियाज राही है, रियाज हनीफ राही मुकम्मल उसका नाम है। उसने अपनी इस पिटिशन में कुछ सवालात किए कि आखिर किस कानून की बुनियादों के ऊपर जो है ये एक्सटेंशन हो रही है और ये इस तमाम तर सिचुएशन की जस्तजू में होने के लिए उसने ये पिटिशन दायर की। बाद में वो पिटिशन से बैक ऑफ भी हुआ, लेकिन कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और मामला हमने देखा काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना। और एक वो अदारा जो हमारे मुल्क का हसास अदारा है, जिससे हमारा मकार दुश्मन डरता है, उसके हवाले से काफ़ी ऐसी डिबेट हुई जिससे ओवरऑल जो हमारे दुश्मन है वो काफ़ी खुश हुए। आते हैं, बात करते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस के ऊपर। इसी शख्स ने एक पिटिशन दायर की थी और कहा था ये पूरा केस बेबुनियाद है, हाई ट्रीजन बनता ही नहीं है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर। अब आते हैं आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली यही कहता है कि कोई भी शख्स जो कि एब्रोगेट करने की कोशिश करे, आइन को सस्पेंड करने की कोशिश करे या फिर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करे किसी कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो वो जो है मुर्तकिब होता है संगीन गद्दारी का। इसके अंदर जो कंडीशंस है वो यही है और ओवरऑल इसमें जो है कंप्लीट क्लॉज के साथ ये पेश किया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो है इस पे जो है ऑब्वियसली एक रेज होता है वो ये है कि क्या अगर कोई भी शख्स की सब्स्टिट्यूट इसको जो है सस्पेंड करने की कोशिश करे, सबवर्ट करने की कोशिश करे, तो क्या वो हर शख्स संगीन गद्दारी का मुर्तकिब है? तो फिर या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन को तो कोई भी लागू नहीं की गई। और अगर सिंपल मैं आपको आर्टिकल 23 की एग्जांपल दे दूं जो कि बताता है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी के हवाले से, और आर्टिकल जो हमारे मुल्क का जो कानून का जो आर्टिकल 24 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से बात करता है, ये तो बहुत दो सिंपल मैंने आर्टिकल आपसे डिस्कस किए। इस तरह बेशुमार आर्टिकल्स मौजूद है हमारे पूरे आइन में जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बातचीत करते हैं। तो फिर हर वो शख्स जो कि फंडामेंटल राइट को हमारे वॉयलेट कर रहा है, जो हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं दे रहा, तो फिर वो हर शख्स तो मुर्तकिब होता है संगीन गद्दारी का। तो फिर क्यों जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर जो है ये केस बनाया गया, क्यों इतने वेग जो है आर्ग्यूमेंट्स उसमें सेट असाइड हुए हैं? ये तमाम तर सिचुएशन जो है काफी कंट्रोवर्शियल दिखाई देती है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन रेज होता है, वो ये है कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड है, उसकी तबीयत खराब है, आप कहते हैं कि प्लेटलेट्स जो है रेशो गिरता जा रहा है, लेकिन वो माशाल्लाह से तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, व्हीलचेयर पे भी बैठना उन्होंने पसंद नहीं फरमाया और वो निकल गए दुनिया को अंगूठा दिखा के लंदन, और अब इलाज की भी कोई अपडेट नहीं आ रही है। आपने कहा कि फेयर और ड्यू और प्रॉपर कंप्लीट ट्रायल का प्रोसेस है, इसीलिए आपने उनको जाने दिया है। लेकिन दूसरी जानिब एक शख्स जो कि बिस्तर मर्ग पर बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है इस वक्त, वो आपको कह रहा है कि मेरे ऊपर बेबुनियाद केस है। आपने उनके वकील को भी सुनना जो है गवारा नहीं किया। जब हम वकालत पढ़ते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के नाम से, उसमें आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, जो भुट्टो साहब थे उनके ऊपर जो केस किया गया था वो हमारे मुल्क का वर्स्ट एवर प्रेसिडेंट था। अनफॉर्चुनेटली इसी अदलिया ने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया कि उस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से आज दोबारा कभी हमने कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं देखा। प्रेसिडेंट के हवाले से बात करें तो अदलिया ने एक ऐसा जजमेंट रखना होता है, जो वर्डिक्ट होता है वो आने वाले केसेस में एग्जाम्पल सेट करता है। क्या भुट्टो साहब के ऊपर जो जिस तरीका कारसन को फांसी लगाई गई थी, क्या दोबारा वैसा प्रेसिडेंट हमने देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो इंतकामी कार्रवाई थी। हर बार इंतकामी कार्रवाई, हर दफा अदलिया को इस्तेमाल करना, जानने की कोशिश करेंगे आज अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में डॉक्टर सुराब सिरकी साहब, मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब, तज्जियाकार हैं, और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। लेकिन डॉक्टर सुराब सिरकी साहब, सबसे पहले आपसे भुट्टो साहब के प्रेसिडेंट के हवाले से ही बात करूंगी। एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि कानून, हर शख्स जो कानून जानता है या पढ़ता है, वो जब ये प्रेसिडेंट पढ़ता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरफ मेरा कानून मुझे ये बताता है, लेकिन भुट्टो साहब को जब सजा हुई तो वो के बरखिलाफ बिल्कुल मुख्तलिफ हुई। तो ये क्या है सिचुएशन? आपने बिल्कुल सही समझा। वो तो एक मेरे ख्याल में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो आपने बात की बिल्कुल सही की, लेकिन अब तो वो कोर्टों में एक
अथॉरिटी होती है, जिस तरह का है कोई एक प्रेसिडेंट होता है, उस प्रेसिडेंट को लेकर केस वकला लड़ते हैं। अब तो उनकी कोई मिसाल भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो आप को पता है कि जो जज वहाँ पर उसमें मौजूद थे। क्या भुट्टो साहब को फांसी सही दी गई थी? नहीं, बिल्कुल गलत दी गई थी। और वो कानून के खिलाफ थी या कानून को देखते हुए दी गई थी? नहीं, कानून के खिलाफ दी गई थी। और वो जो प्रेसिडेंट बिल्कुल फर्स्ट टाइम सेट किया गया था। बिल्कुल फर्स्ट टाइम किया गया था। और जो भी मतलब वहाँ पर जो जज हजरात थे, उन्होंने खुद आकर बाद में इसको कन्फेस किया, कहा कि हमारे ऊपर दबाव था और हमने ये फैसला किया। तो इस तरह के अगर खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर फैसले होंगे, दबाव पे फैसले होते रहेंगे सौरभ सिद्दीकी साहब, तो हमारा तो अच्छा। दूसरा, ये जो खास तौर पर मुशर्रफ के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इसमें मेरे ख्याल में जो मुझे अब इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको केस को मिस हैंडलिंग किया गया है, सही तरीके से इसको परसू नहीं किया गया। अगर इसको सही तरीके से मेरे ख्याल में इसको परसू किया जाता तो शायद ये जो आज रिजल्ट आई है वो नहीं आती। अभी ISPR ने भी इस पे बात कर दी है और मेरे ख्याल में अभी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ या दूसरी पार्टियों का मौक़िफ़ आस्ता आस्ता इस पे आएगा। लेकिन ये है कि जो सूरत हाल ये कल और आज के जो फैसले आ रहे हैं, ये बिल्कुल मुल्क के लिए कुछ अच्छी मुझे शगुन नज़र नहीं आ रहा। मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं दिखता, लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो इसकी फेवर में दिखाई देते हैं। इस वर्डिक्ट की अभी जो है कंप्लीट डिटेल वर्जन आना है, लेकिन जो एतजाज़ एहसन साहब हैं उन्होंने ना तो इस जो वर्डिक्ट है उसको कम्प्लीटली सपोर्ट किया है, ना ही कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो कुछ क्लॉज पर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, कैटेगोरिकल दुरुस्त नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं गुजारिश करूँ आपको, ये बहुत ही जिस तरह आपने बात की, ख़ास तौर पर जो हमारे चीफ हैं, कमांडर हैं आर्मी के, उनका जो पहले अगर इस तरह अगर कोई मतलब उसमें कोई नहीं होता है सिलसिला, तो पहले जितने भी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इसको इन चीज़ों को टेकअप किया, कभी कोई इशू नहीं बना। अब हम अगर ये खुदा बात करते हैं तो ये खुदा न खास्ता ये समझते हैं, कहते हैं कि यार ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये जो है सियासतदान अपोजिशन वाले जो अपोजिशन में बैठे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हालांकि बिल्कुल ये क्लियर कट जो है ये मिस हैंडलिंग हुआ है, पहला जो ये मामला हुआ है, और ये दूसरा भी मिस हैंडल नज़र आ रहा है। और उसमें कोई उन्होंने जो गवर्नमेंट को जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, मेरे ख्याल में वो उन्होंने पूरी नहीं निभाई है। और ये बिल्कुल एतजाज़ ने बिल्कुल सही कहा। पहले जब एक तरह के आपके पास कोई उसमें जब पावर्स दिए गए, वो सारे पावर्स के तहत जो है वो किसी ने भी, अब ये मुझे बता दें, चलें ये बता दें किसी अपोजिशन पार्टी वाले ने एतराज़ किया हो कि यार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप एक्सटेंशन नहीं दें, किसी ने नहीं किया, जितनी भी पार्टियां हैं। लेकिन खुद इन्होंने एक बंदा गया जो उसने खुद जाकर बाद में अपनी एप्लीकेशन भी वापस ले ली। अब पता नहीं फिर और मजीद इसको एग्जैजरेट किया गया मामले को। मोहम्मद अकमल साहब, इस सिचुएशन के ऊपर मुशर्रफ साहब के केस के ऊपर डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन भुट्टो साहब के प्रेसिडेंट के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, हिस्ट्री का वर्स्ट एवर प्रेसिडेंट रहा है। एक जो हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनका भी यही ओपिनियन है। वो कहते हैं भुट्टो साहब का वर्स्ट प्रेसिडेंट था, लेकिन अब दूसरा वर्स्ट प्रेसिडेंट बना लिया गया है। देखिए, जब भुट्टो साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो भुट्टो साहब का तो एक अदालती कत्ल था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में वो तो अब जो उस वक़्त इसके हामी थे आज की तारीख में, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए और जान गए कि भुट्टो साहब का जो था वो तो अदालती कत्ल था, और वो बहरहाल एक मतलब मुतनाज़ा सूरत में उनको जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई, जो कि उसूलन होना नहीं चाहिए था। भुट्टो साहब एक अजीम लीडर थे, उसमें भी उनको बहुत सही तरीके से, यानी उसमें वो बाकायदा अगर उस केस की डिटेल में जाया जाए और जाके देखा जाए तो उसमें ही वॉज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व, सिर्फ उनको जो है ना वो इस वजह से कि आपके कहने पे हुआ है, यानी इस तरीके से। यानी पहले भी अदालतों को इस्तेमाल किया गया था। जी एग्जैक्टली, यही राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी उनको जो है ना प्रॉपरली नहीं दिया गया। और उसके बाद जो जजेस थे उस वक्त के, वो खुद नसीम हसन शाह जो हैं वो खुद इस चीज़ को एडमिट कर चुके हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो उसमें तो दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो आज का जो फैसला है उसमें अपेरेंटली लग रहा है कि बहरहाल इदारे जो हैं वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये क्या सिचुएशन लग रही है आपको कि क्या पहले आर्मी चीफ साहब का एक्सटेंशन, वो क्वेश्चन मार्क रेज होना, अब जो है जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ साहब का जो वर्डिक्ट इस तरह अनाउंस कर देना, और क्या 48 आवर्स से पहले डिटेल जो है नहीं दिया आपने जजमेंट, तो फिर क्या एक सिंपल जजमेंट देना जरूरी था क्या? देखें, इसमें मैं ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है जो आप जजमेंट की बात करें, देखें ये
इट वाज एन ओपन सीक्रेट और गवर्नमेंट की बहरहाल और कोशिश तो शुरू से थी कि इस केस की जजमेंट अनाउंस ना की जाए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अपेरेंटली इस वक्त लग रहा है कि एक जो है ना वो इदारों का तसादम होने जा रहा है। ISPR की भी प्रेस रिलीज आ गई है कि उनकी बहरहाल 40 साल की जो है वो मुल्क के लिए खिदमत है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। उन्होंने 3 जंगें लड़ी हैं एंड ही वाज, और वक्त ने साबित किया कि उनके उस वक्त जो लिए गए डिसीजंस थे, हालांकि ही वाज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन आप देखिए उनके दौर में इकोनॉमी में उन्होंने किस तरीके से उसको ग्रिप किया, किस तरीके से चीज़ों को चलाया, ठीक है ना। तो वक्त की बहरहाल एक ज़रूरत उस वक्त तो था, लेकिन जिस तरीके से ये इनको इनको भी बिल्कुल कोई सेल्फ डिफेंस का राइट भी कोई नहीं दिया गया, उनके वकील को सुनने का मौका सेल्फ डिफेंस का बिल्कुल राइट नहीं दिया गया। यहाँ पे मैं अनहर्ड, अब यही इसी मिसाल को अगर आप लें तो हसन नवाज के ऊपर और हुसैन नवाज के ऊपर केस तो ये अदलिया नहीं चला रही, हालांकि वो भी बाहर है जी, तो उनके ऊपर तो अभी तक इस किस्म का कोई केस, कोई ऐसा प्रेशर, कोई दबाव नहीं है। इसी पर जानना चाहूंगी मैं, हमें जो है कॉल पे ज्वाइन किया जमील अहमद खान साहब ने, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जमील साहब, जो एक प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में एक वर्स प्रेसिडेंट में एक इजाफा हो चुका है। भुट्टो साहब का एक प्रेसिडेंट सेट किया गया जो कि हिस्ट्री में एक वर्स प्रेसिडेंट था, अब मुशर्रफ साहब के हवाले से भी एक वर्स प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो फैसले होते हैं अदालतों को, उन्हें कौमों को सरेखम तस्लीम करना होता है इब्तदाई तौर पर, और जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो बाकी कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं उसको फॉलो करना होता है। मैं एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से और सिंध हाई कोर्ट बार के मेंबर के हैसियत से मैं इस कहने में हक जानिब होगा कि जो जुडिशरी है, कानून अंधा होता है, उस लिहाज से फैसले किए जाते हैं। जो डायनामिक्स माशरे की है और जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है, उनका जजेस का उनसे ताल्लुक नहीं होता है। ये मैंने बात एक तनाजुर में की है कि आर्मी एक बहुत सेंसिटिव इदारा है और एक बहुत अहम इदारा है, जो कि मुल्क की सालमियत के लिए रीढ़ की हड्डी और बहुत सारे मामलात में मामलतकार होता है। तो उसमें जो इस वक्त मोरल डाउन है, और वो हक जानिब है जिन लोगों का मोरल डाउन है, और जजेस बिल्कुल वो अपने कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया है जो कौम के लिए मुकद्दम है। लेकिन जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि कानून में 2+2 4 होते हैं, जबकि इंतजाम इंसराम में यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री में 2+2 5 भी होती हैं, 2+2 3 भी होती हैं। यानी कि हल निकाला जाता है मारूजी हालात को देखते हुए। मारूजी हालात ये है कि इस वक्त कौम में और इदारों में ये दरारें नहीं पड़नी चाहिए थी, हालांकि इसका ग्राउंड है, टेक्निकल ग्राउंड है, और इसके दस्तूर है, दस्तूर में आर्टिकल 6 है। अब ये बात काबिल बहस है, और यही प्रेस रिलीज में दिया गया है ISPR की तरफ से कि इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई हुई थी कोर्ट की, उसमें कोई एहतमाल हो सकता है। वो 30 दिन है, उसमें जब इसकी अपील जाएगी तो ये आर्टिकल 10A जिसमें फेयर ट्रायल का मामला आएगा सामने, वो भी देखा जाएगा, और उसमें ये भी देखा जाएगा कि आया तमाम तकाजों को पूरा किया गया या नहीं किया गया। मेरा अपना कानूनी तज्जिया ये है, वैसे तो जब आला अदालतों में जाएगा तो प्रोसीडिंग के मुताबिक फैसले होंगे कि इसमें इतनी गुंजाइश है कि ये सजा शायद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी ना हो सके। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि जो इसका नुकसान है वो ये है कि एक सेंसिटिव इदारे में एक पॉलिसी और एक वो मच गई है जो कि नहीं मचनी चाहिए थी, क्योंकि आर्मी और फोर्सेज में जो रैंक्स एंड फाइल है उनके सेंटिमेंट्स वो बहुत ही उसे बारीक बीनी से देखा जाता है, राइट अप टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इस सेंटिमेंट्स की वजह से आपने ये बयान भी देखा, और उससे जो मैंने मारूजी हालात के लिहाज से जो मैंने तबसरा करना था
वो भी मैंने बताया, लेकिन मेरा अपना तजिया कानूनी ये है, क्योंकि कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मेरा कानूनी तजिया ये है कि ये आगे जाके सुप्रीम कोर्ट्स में जब इस पे बहस मुबाहिसा होगा तो इसमें बहुत सारे लकूना निकल आएंगे, और उस वक्त मुझे अंदाजा होता है कि उस झोल का फायदा मिल सकेगा। ठीक है, ठीक है। सर, परवेज़ मुशर्रफ के सिचुएशन, इस सिनेरियो को अगर हम देखें, इसमें डॉक्टर साहब जब एक ओवरऑल ऑब्वियसली इस पर डिबेट छिड़ गई, इस पर बातचीत होने लगी, लेकिन परवेज़ खटक साहब जो है इस पर लाइल्म दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से क्या समझते हैं आप? क्या देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, पहले मैंने कहा मुखालफत की बात मैंने नहीं की। मैं तो एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से, ज़ाहिर है जो हुकूमतें होती हैं, ये आपको पता होगा, जब आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पर प्रेसिडेंट थे तो कहा जा रहा था कि जनरल मुशर्रफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया जाए, और सारे मामलात जो उस वक्त ज़ेर बहस आए वो आपको पता है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने किस मतलब बुर्दबारी के साथ और जिस तरीके से उन मामलात को हैंडल किया वो आपके सामने है। बात यह है कि जब आपकी दिफा के मामले में जो बात आ जाती है, उसमें जितने भी हमारे पाकिस्तान के दिफा, जितने भी सियासतदान हैं, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, लेकिन वो ये एक ही पेज पे आपको नजर आएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में, पाक फौज के बारे में हम कोई भी मतलब ऐसी राय नहीं दे सकते जो। लेकिन अभी आपको क्या परवेज खटक साहब वही तो इतने कॉम्पिटेंट नहीं दिखाई देते कि कॉम्पिटेंट नहीं, उन्होंने पहले इतना देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले हमने भी एक्सटेंशन दी, और पहले आपको पता है सर ये वही नोटिफिकेशन कॉपी हुआ है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो बीच में मैस अप हो गया, पहले एक पिटिशनर आ गया, फिर उसके बाद और फसाद मचा दिए। जो समरियां जो उन्होंने बार बार मूव की ना, उनको तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो उन पे क्या रिमार्क्स दिए। तो वो एक अपना एक ही स्टैंड लेते, वो जाकर कहते हैं कि ये हमारा राइट है और ये पहले भी होता रहा है, और पैनिक क्रिएट कर लिया कि हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा फरूक नसीम साहब ने भी कहा है ये पर्टिकुलरली वही नोटिफिकेशन है जो कियानी साहब के दौर में निकला था, ये सिमिलर है। सिमिलर है, और उसमें पता नहीं क्यों उसमें इतनी मतलब उजलत की गई, बार बार टाइम लिया गया और एक कंफ्यूजन फैलाई गई। आपको पता है कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे अगर एक घंटे के लिए भी कंफ्यूजन फैलती है तो हमारा ज़ाहिर, जिस तरह आपने कहा कि दुश्मन मुल्क जो है वो उसका फ़ायदा भी उठाता है, और फिर हमारे लिए फिर सब जो है वो बात भी करते हैं कि यहाँ पर देखें इनका क्या ये हाल है, चाहे वो सियासतदान हो या फौज हो या एस्टेब्लिशमेंट हो। अब देखें सारा ये अभी मामला जो है ये इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, तो उसमें मुझे तो ये बात बिल्कुल कतई तौर पे समझ में नहीं आ रही कि ये अब APS का कल ये था जी, और अब ये उसी दिन फैसला वो आ गया, वो भी फैसला आप देखें, उसको भी वो भी फैसला बड़ा, वो भी मुश्किल फैसला है। उसमें भी एतजाज हसन साहब कह रहे हैं इन चीजों की जरूरत नहीं है। उसमें भी मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको हुकूमत को भी समझ में नहीं आ रहा है अब कि उसमें उनको क्या करना है। वो ये इस परेशानी में है कि ये आर्मी एक्ट पे जाएं या पार्लियामेंट्री पे जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, 2/3 पे जाएं या सिंपल मेजॉरिटी पे जाएं, अभी तक उनको ये भी बात क्लियर नहीं हो रही। तो ये मामला तो सीरियस है मेरे ख्याल में। जितने भी हैं यहाँ पर जो भी इदारे हैं, जिस तरह मेरे भाई ने भी कहा कि वो अल्लाह रहम करे किसी इदारों के अंदर तसादुम नहीं हो और खुश असलूबी से अगर मामला तय हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। मोहम्मद अकमल साहब, जरदारी साहब, फिर उसके बाद आगा सिराज दुरानी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, और इनसे पहले जो है नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी की सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल हो ही जाएगी जो जैसा वो चाहते हैं सिचुएशन। लेकिन फिर एक शख्स जिसका ड्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, वो बिस्तर मर्ग पर है, उसका फैसला सुना देना वन साइडेड, ये वही आइन है हमारा जो कहता है कि आप किसी भी शख्स को फेयर ट्रायल का हक दें, उसका ड्यू प्रोसेस कंप्लीट होने दें। क्या मुशर्रफ साहब के केस में ड्यू प्रोसेस कंप्लीट हुआ है? अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले आप ड्यू प्रोसेस तो डेफिनेटली कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन आया है इसमें बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश है और इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं, और लेटर ऑन जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट में जब अपील के लेवल पे जाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें बहरहाल लेकिन लीगल टीम का मजबूत होना जरूरी है। लीगल टीम का मजबूत होना जरूरी बिल्कुल है, लेकिन वो जो वकील है सलमान साहब, परवेज मुशर्रफ साहब के, उनको तो सुना ही नहीं जा रहा। देखिए उनके वकील को सुना नहीं जा रहा, लेकिन आगे जब सुप्रीम कोर्ट पे जब ये रिव्यू में जाएगी ना, मैं इस वक्त अब वो तो जो होना था वो तो हो गया, स्पेशल कोर्ट, वो तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो
तो दिया ही नहीं गया ना। हालांकि उनकी एक वीडियो भी हमने देखी जिसमें वाकई बहुत ज्यादा बीमार थे जी, बहुत कमजोर हुए हुए हैं और वो सब कुछ उनकी स्किन और पूरा फील हो रहा था कि वो जेन्युइन है। और वैसे भी इतलात अगर फर्ज करें वो वीडियो ना भी आती ना, तो आ जानी थी जी, कि इज नॉट वेल। और माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने इंडियन चैनल्स के ऊपर ठोक के जवाब दिए हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ का कंसेसिव जवाब दिया है। मेरे ख्याल में बहुत कम पाकिस्तान के ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरीके से मुल्क को डिफेंस किया है या इस तरीके से मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। ठीक है ना, मुल्क को डिफेंड किया है। और यहाँ पे मैं मोहम्मद अकमल साहब आपकी जानिब भी आऊँगी। यहाँ पे जमील अहमद खान साहब, जिस तरह उन्होंने मुल्क को डिफेंड किया, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब ने मुल्क को सर्व किया है और मुल्क को क्राइसिस से भी निकाला है, जो हमें काफ़ी हमारे ऊपर जो एक ज़माने में डेट हुआ करता था उससे भी हमें छुटकारा मिला। लेकिन इस सिचुएशन में उनके ऊपर हाई ट्रीजन लगा देना, क्या हाई ट्रीजन की कोई स्पेसिफिक कंडीशंस मौजूद हैं आइन में, या फिर उसको आप मोल्ड कर सकते हैं अपनी तरह से? जो भी स्पेशल कोर्ट्स लगते हैं वो चाहें कि किसी भी तरीके से आपको हाई ट्रीजन के ज़िम्मे में डाल दें। क्या ये मुझसे सवाल किया? जी जमील साहब, आपसे सवाल किया मैंने कि हाई ट्रीजन जो कि आर्टिकल 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करता है, उसमें तो सिंपली यही मेंशन है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करता है, कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर संगीन गद्दारी आयद होता है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में तो आर्टिकल 23 और 24 जो कि प्रॉपर्टी को, किसी की प्रॉपर्टी से डिप्राइव करना, किसी की प्रॉपर्टी छीनना, किसी से राइट टू ट्रेवल छीनना जो कि फंडामेंटल राइट है, किसी को जॉब पर रखना लेकिन उसको तनख्वाह ना देना, ये तमाम तर राइट की वायलेशंस तो हमारी होती रहती हैं रोजमर्रा की लाइफ में। और इस सिचुएशन में भी तो हम कानून की वायलेशन करें तो क्या हर उस शख्स के ऊपर संगीन गद्दारी लागू होगा, या ये सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए था? सिलसिला बड़ा सिंपल सा है कि जरूरी नहीं है कि एक बेंच जो सोच रहा है वही सोच किसी और बेंच की हो। एक बेंच के सामने जो मारूजी हालात और जो एविडेंस पेश किए गए हैं और जो हालात व वाक़यात पेश किए गए हैं दस्तूर पाकिस्तान के तनाजुर में, तो उसे उसने इंटरप्रेट करना है। जो अवेलेबल उनके पास इस जराह के लिए है, इस मामले में आर्टिकल 10A की पासदारी नहीं की गई। एक ये सुकम कहा जा सकता है इसमें। तो आर्टिकल 10A है फेयर ट्रायल। जब उसको मुल्जिम को ये चांस ही नहीं मिला, चाहे किसी वजह से थी, कई बार समन दिए गए और बीमारी की वजह से नहीं अगर आ सके जनरल परवेज मुशर्रफ, तो उस पे क्या ये जजमेंट जारी होनी चाहिए थी। मैंने जैसा कहा कि कोर्ट किसी भी मुल्क के लिए बड़े मुकद्दम होते हैं, तो कोर्ट के फैसले सर तस्लीम हम, लेकिन जो उसमें सुकम है उसके लिए कोर्सेज ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। और वो कोर्सेज ऑफ एक्शन है जब सुपीरियर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में जब ये दोबारा जरा इस पे तमाम के तमाम इसमें जो सुकम है वो सामने आएंगे। और मैं नहीं समझता कि ये केस, मेरी अपनी कानूनी नजर में, मैं एक बार का मेंबर भी हूँ और कानून मैंने भी पढ़ा हुआ है, डिग्रियां ली हुई हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये वहां ठहर सकेगा। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, कानून अंधा होता है। एक वर्दी के शख्स जिसने के 40 साल काम किया हो, वो तमाम के तमाम इदारे, उनका मोराल उससे इफेक्ट होता है अगर उसे ट्रेटर कहा जाए। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती जो इंसान जमीन में एक फौजी सोचता है कि मैं चला जाऊं अगर मुझे कोई ट्रेटर कहे। अब रहा सवाल के दस्तूर पाकिस्तान में अगर सबवर्जन में के बारे में ये तासुर कायम करता है दस्तूर पाकिस्तान, तो कम से कम इस सिलसिले में कोई जरा होनी चाहिए थी। कुछ कानूनदानों को अपने अपने जरा करनी चाहिए थी कि आप ये भी देखें कि कोई 40 साल तक अगर इस मुल्क की खिदमत पेश करता रहो, 2 जंगें लड़ी हो, तो क्या वो इस लफ्ज के सुनने का मुतहम्मिल? यानी सर यू अग्री टू दैट, यू अग्री टू द क्वेश्चन कि कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं है जिससे आप किसी को ट्रेटर बता सके? जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका, दोबारा बोले। जमील साहब, यू अग्री टू द क्वेश्चन, दैट मींस के अगर कोई ट्रेटर है, इस आइन आर्टिकल 6 के हवाले से आप ब्रीफ नहीं कर सकते किसी को, जो है आप बता नहीं सकते कि ही इज द ट्रेटर, कोई ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं मौजूद आइन में? नहीं है गुंजाइश, वरना तो यकीनन
इसके अलावा कोई और लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था सबवर्जन के अलावा और इस चीज के अलावा, लेकिन मैंने आपको बताया सेंसिटिविटी के लिहाज से दुनिया के यूनिफॉर्म फोर्सेस खास तौर पे फौज बड़ा सेंसिटिव इदारा होता है। एक फैसले का इम्पैक्ट पूरी सिपा पर होता है, पूरी फौज पर होता है। तो वो क्योंकि फौज हमारा एक कौमी इदारा है, हमने 2+2 4 जो कि कानून में कहा जाता है उससे हटकर 2+2 5 2+2 5 के हिसाब से या 2+2 3 के हिसाब से सोचते अगर तो कोई रिजल्ट आता। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 6 जो कि हाई ट्रीजन कहलाता है, हाई ट्रीजन के हवाले से है। क्या हाई ट्रीजन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप ये चीज़ें वॉयलेट करते हैं तो फिर आप जो है कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और कानून शिकनी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स उसमें मौजूद नहीं है। अगर हम उसको सिंपली पढ़ें तो उसमें यही है कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी आइन के खिलाफ करना, आइन को तोड़ने की कोशिश करना, तो आप जो है हाई ट्रीजन के जिम्मे में आ जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे राइट्स हमारे मुल्क में लोग वॉयलेट कर रहे हैं, वो तमाम तर लोग भी हाई ट्रीजन कर रहे हैं इस वक्त। सर, अगर हम केसेस या रेफरेंसेस के हवाले से बात करें तो जिस तरह जजेस को जो है लॉकडाउन जो उनके हाउस अरेस्ट कर लेना, वो रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस 2007 की जो इमरजेंसी नाफिज करना, और फिर तीसरा जो है 1999 में नवाज शरीफ साहब को जो है मुझे क्यों निकाला है, उससे पहले भी ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। तो ये क्या सिचुएशन है? बात ये है कि 99 का जो मामला है वो इन्हीं कोर्टों ने, आपको पता है कि इन्हीं कोर्टों ने मियां नवाज शरीफ को सजा दी थी उम्र कैद की, और मेरे ख्याल में वो सारा जो मुशर्रफ के ऊपर ये बात नहीं डाली थी, वो नवाज शरीफ के ऊपर डाली थी। अच्छा, अब ये मुझे डिटेल का पता नहीं है उस मामले में। अच्छा, 1999 में आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, इसी तरह वो अपनी सजा से क्लियर हो चुके, अब फिर दोबारा उनको दोबारा से सजा हुई, अब वो दोबारा लंदन में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद उन्होंने खुद 4 साल तक फिर प्राइम मिनिस्टर रहे वो। यही तो अनफॉर्चुनेट है, यही अनफॉर्चुनेट है। अब ये उस मामले में इनको किया है या फिर उसके बाद जो उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की उस बारे में किया है, ये डिटेल अगर जो फैसला आएगा तो उसमें देखेंगे। बात ये है कि अभी जो पर्टिकुलर है इमरजेंसी के हवाले से बातचीत हो रही है ज्यादातर, लेकिन फिर भी 48 आवर्स में और डिटेल्ड हो जाएगा। डिटेल्ड आ जाए तो ज्यादा सही, उसमें आदमी कोई तबसरा भी कर सकता है। लेकिन ये मैं दोबारा ये कहूंगा कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और ये जो फैसला आया है और उस फैसले में पहले पाकिस्तान में कोई नवीद नहीं मिलती। चले, जुल्फकार अली भुट्टो तो एक सियासतदान थे, लेकिन आर्मी के हवाले से ये पहला फैसला है। अभी आर्मी का उसमें लोग खुश हो रहे हैं, ISPR का रद्द-ए-अमल भी आ गया। लोग खुश हो रहे हैं, क्या खुश तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में खुश तो नहीं होना चाहिए। बात यह है कि उसमें जो भी हैं मसले मसाइल और जो चीज़ें हैं उनको सोच समझ के उनको देखना चाहिए। अब सिर्फ खुश होना, अगर कोई जाती कोई किसी के साथ कोई मुखालफत है उस बुनियाद पर, तो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे भी कुछ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी, तो ये तो बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी हो। पाकिस्तान का एक एक आदमी का सर कहा जाता है कि नो वन इज अबव द लॉ, क्या पाकिस्तान में ऐसा है? ये तो हमने पाकिस्तान अब इतनी मतलब हम डिटेल में इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो हमें ये इतनी डिटेल में डिस्कशन इस तरह के अगर फैसले नहीं आते जुल्फकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ या दूसरे फैसले इस तरह के नहीं आते तो हम ये डिस्कशन भी नहीं कर रहे होते। तो ये इसलिए डिस्कशन में फिर ये हमारी जो है अदलिया नाराज हो जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम आज तमाम तर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हमारे कानून ने हमें दिया है, लेकिन फिर भी सर हमें जो है हम जैसे छोटे सहाफियों को तो सर आ जाता है एक पर्चा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, अनलेस कोई बहुत पावरफुल और बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट ना हो। पे आ जाता है। बात यह है कि जब आपके फैसले हो जाते हैं, पहले तो अगर कोई प्रोसीडिंग हो तो वो सब जुडिस होता है, लेकिन कोई फैसला आ जाता है तो उसको आप किसी की तजलील नहीं करें कोर्ट की या किसी जज की, तो तबसरा तो कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं इखलाक के दायरे में रहकर कि हमारे ख्याल में ये होना चाहिए था। हम तो कानूनी तौर पर इतने माहिर नहीं है, हमें लॉ मैंने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वकील साहब से आपकी जैसे बात हो रही थी, उन्होंने तो क्लियर कट बहुत सारी चीज़ें आपको वाज़े करके बताई, और ये अभी आगे मामला जब जाएगा तो इसको ज़्यादा उसमें डिटेल सामने आएंगी, और इस पर मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ
कि सियासी हवाले से इस पे मुल्क के ऊपर बहुत बड़े असरात रोनमा होंगे इस फैसले सर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे। हमारा मक्कार दुश्मन जो हमेशा हमारी नेगेटिव खबरों के पीछे लगा रहता है, उसको एग्जैजरेट करके 2+2 4 नहीं 2+2 8 बता देता है, तो क्या उनके लिए खुशी है ये तमाम तर सिचुएशन को देखना भी? नो डाउट, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें खुशी की बात है। और मैं अभी इंडियन चैनल देख रहा था तो वहाँ पे जो है वो बहुत इसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है कि बहुत देखिए ना, अगर हमारे हक में अच्छा होता तो क्या वाकई इसको वो अच्छा बोलते? ऐसी आर्मी चीफ के वक्त में ये लोग कर रहे थे। हाँ, ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो मुसल्लह अफवाज का हमारा मोराल जो है ना वो काफ़ी डाउन हुआ है इस फैसले की वजह से, और शदीद गम गुस्सा इस फैसले के हवाले से पाया जाता है। अब चूंकि मामला चूंकि डिसीजन आ गया है और उसमें अगर लीगल फ्लॉज की भी बात की जाए तो इसमें मतलब अगरचे मैं बहुत बड़ा कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कानून जिसने भी नॉलेज हो, आप देखें बड़े बड़े कानूनदान इस मामले में मुनक़सिम हैं। सर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा इसको। मैं यहाँ पे आर्टिकल 45 ऑफ द 1973 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करना चाहूंगी। पर्टेनिंग टू प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा स्टेट्स द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट एंड रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। इसमें आर्टिकल 45 जो है हमारे जो सदर हैं उनको ये राइट देता है कि अगर किसी की डेथ पेनल्टी है तो वो इसको माफ कर सकते हैं। तो इसमें एक जो है अपील में जाना, लेकिन अपील में उनकी जो सिचुएशन है वो बिस्तर मर्ग पर है, वकील के ऊपर इंडिपेंडेंटली छोड़ा जाएगा, क्या होगा सिचुएशन? या आर्टिकल 45 से भी जो है परवेज मुशर्रफ साहब की डेथ पेनल्टी को वेव किया जा सकता है। ऊपर से लकूनाज ऑलरेडी इसमें मौजूद है, लेकिन अगर ये हो भी जाता है, आपको नहीं लगता कि एक पूरी जिंदगी के लिए एक कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा? देखें आर्टिकल 45 तक तो पहुंचते में अभी काफ़ी टाइम लगेगा जो मेरा ख्याल है, ठीक है ना। और उसके बाद आर्टिकल 6 की इससे पहले इस किस्म का कोई केस चलाने की कम से कम पाकिस्तान की जुडिशनल हिस्ट्री में इस किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर आप देखें ना पूरे तो ये फर्स्ट टाइम ये केस चला है, और उसकी ये फर्स्ट टाइम इस जरदारी साहब ने भी सवाल किया था कोर्ट से कि भुट्टो साहब का जो वर्डिक्ट अनाउंस हुआ जो प्रेसिडेंट था वो क्यों डिफरेंट था, उसका जवाब कभी ना मिल सका। वो देखिए वो तो आर्टिकल भेजा हुआ है जरदारी साहब ने, मैं आपको बताऊं, उन्होंने जब एज प्रेसिडेंट थे उन्होंने कोर्ट को भेजा लिख के, कोई प्रोग्रेस हुई थी उस पर? कुछ आया था? कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप दोबारा इसका रीट्रायल करें, और उन्होंने प्रेसिडेंट कर सकता था जब कोई प्रेसिडेंट हो, शायद उन्होंने लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कुछ भी नहीं किया। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जब ये ट्रीजन का जो केस है इस पे तो एक बंदे पे तो नहीं, पता नहीं कितनों पे हाई ट्रीजन लग जाए, वो तो पूरा ये कोई वकील आपको बता सकता है कि जितने भी उसमें मेरे ख्याल में जो मतलब उसमें जो उनकी सपोर्ट करते हैं, मददगार करते हैं, वो बहुत मुश्किल फैसला है। अब ये फैसला आया है, अभी रात को जब अभी जाएंगे टीवी चैनल्स पे और दूसरे कानूनी माहिर डिस्कस कर रहे होंगे, तो कल तक इसका पता पड़ेगा जब अखबार में बातें आएंगी। लेकिन ये है बड़ा डेंजरस फैसला है, बड़ा डेंजरस और अनफॉर्चुनेट फैसला है। अब आपको क्या दिखाई देता है कि कैसे फर्दर इसमें क्या प्रोग्रेस आएगी? देखिए इसमें प्रोग्रेस के हवाले से मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो लीगल जो पॉइंट्स है ना, एक तो ओवरऑल जनरल अगर हम बात करें ना, कैसे मोरल डाउन हुआ है कौम में भी जो है ना, आप देखें एक किस्म का तकसीम हो गई है, कुछ कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है, ये भी एक बहरहाल कोई अच्छी अलामत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी तरफ आप जर्नलिस्ट को देखें या इवन अगर आप वकीलों को देखें तो उनमें आपको नज़र आएगा कि जो बड़े बड़े वकील हैं वो भी बहरहाल इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द टेक्निकलिटी ऑफ दिस केस, मैं बताऊं, देखें अब आर्टिकल 6 की जो आप बात करें उसमें कोई स्पेसिफिकली जिक्र नहीं है कि ये कोई आर्मी का पर्सन होगा, तो आर्मी वालों के ऊपर नॉर्मली आर्मी एक्ट लागू होता है, तो उनके ऊपर जो भी उनका कोर्ट मार्शल उनका एक प्रोसीजर सेपरेट है। ये सारी चीज़ें जब आगे अगले मरले में अपील में जाते हैं, जो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट ही लेगी ज़ाहिर है इसके ऊपर, लेकिन जो कुछ भी लेंगे वो बड़ी बड़ी इसमें टेक्निकल खामियां मौजूद है। जैसे ना मैंने बताया आर्मी एक्ट में चलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन थी भी या नहीं थी कि एक उसके मतलब आर्मी ऑफिशियल के खिलाफ आप इस किस्म का कोई जो है ना वो केस लें या ना लें। इसी तरीके से सेल्फ ऑफ राइट उनको जो राइट है डिफेंस का वो दिया ही नहीं गया। उसके बाद नॉर्मली जो डेथ पेनल्टी के केसेस होते हैं उनमें जब तक अदालत को 100% श्योर ना हो उस वक्त तो वो किसी को डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, ये तयशुदा बात है। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट
0.001% भी होगा, इट शुड गो टू दी जो भी आपका वो मुल्जिम होगा उसको जाएगा। लेकिन इस केस में आप देखें, इसमें डाउट नहीं, देयर आर नंबर ऑफ डाउट्स, ठीक है ना। तो इसलिए इस मामले में ना उनके वकील को प्रॉपरली सुना गया, उसके बाद ना वो खुद मतलब देखिए नॉर्मली जब ट्रायल होता है ना, तो उस ट्रायल में जो खास तौर पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है ना, उसमें जो भी मुल्जिम है ही शुड बी इन द कोर्ट इन ईच हियरिंग, जी ठीक है ना। ये अगर फर्ज करें वो नहीं है ना, तो उसको मफरूज करार दिया जाता है। ये जो लॉ है, ये लॉ ऑफ द लैंड की मैं बात कर रहा हूँ कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अगर एक बंदा नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसको सजा नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पे वो मौजूद भी नहीं है, वो खुद कोर्ट ने उनको परमिट। सिचुएशन फर्दर कैसी देखते हैं, क्या होगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए आगे इनको अल्टीमेटली हालात वैसे ही पहले बड़ा नॉर्मल नहीं है पॉलिटिकल सोल्यूशन, पॉलिटिकल हालात जो हमारे हैं, लेकिन आगे मजीद मुझे जो है ना वो कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप का सिनेरियो नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से इदारों को भी चाहिए कि वो अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए और मुल्क और कौम की सलामती को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन दे, रादर देन के सिर्फ एक इदारे को देखा जाए। ठीक है सर, एक इदारे को ना देखा जाए, सारे इंस्टीट्यूशंस अपने डोमेन में काम करें, कोई इंटरफेरेंस ना हो। ये सिचुएशन अगर हमारे मुल्क में हो गई तो तमाम तर बुराई खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या सर्कमस्टांसेस होंगे? देखें, ये तो सर्कमस्टेंसेस इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो मेन तो यही है कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है इसके आगे, वो क्या बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। और दूसरा ये है कि आर्टिकल 6 को भी देखा जाएगा कि आर्टिकल 6 में जो सज़ा दी गई है वो किस किस पे अप्लीकेबल होगी और क्या सूरत हाल होगी। अब ये तो फिलहाल है तो आर्टिकल 6 बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और ये सुनते भी थे कि वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा है रिसेंटली कि भारत की वजह से नया बहरान सर उठा रहा है, दुनिया को नोटिस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है अमेरिका ने भी इसके खिलाफ नोटिस उठाने के लिए और लेने के लिए कहा है कि भारत जमहूरी इक़्तिदार को मद्देनज़र रखे, मजहबी अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उन्होंने बड़ा अजीब सा कानून पास किया, मुस्लिम्स को वो सिटीजनशिप देने को तैयार नहीं है। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स, उनके ऊपर अटैक करना, उनके ऊपर तशद्दुद करना। बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी से जो है वहाँ से वो निकल रही हैं, इस्लामी जो मिला यूनिवर्सिटी जो बेसिकली जो उनकी एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं वहाँ से वो निकल रही हैं, जा रही हैं, वो इनसिक्योर फील कर रही हैं। सर क्या कहेंगे सिचुएशन के ऊपर? हिंदुस्तान की जो रही है पॉलिसी आप ये देखें, खासतौर पर मोदी की कश्मीर के हवाले से, और बस उनकी तो एक ही पॉइंट है, मुसलमानों के वो दुश्मन है। अब पूरी दुनिया के लिए उन्होंने पूरे मुल्क में एक पॉलिसी दी और सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा कि वो नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह नहीं। अब इस तरह की उन्होंने जो ये हरकत की है, आप ये पूरी ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट देख लें, अमेरिका को देख लें, पूरी दुनिया के जो मतलब लोग पहले किसी न किसी हवाले से, प्रोपेगेंडा के हवाले से मुसलमानों से नफरत करते थे, अब वो भी हमदर्दी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो मोदी ने तो जितनी भी हदें हैं, वो जो इंसानियत की जो हदें हैं, सारी जो मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ होती हैं, वो सारी हदें पार कर दी हैं। और इस तरह का कानून लेकर आए जो मतलब एक मेरे ख्याल में कोई छोटे से छोटा सा मुल्क जो है वो भी इस तरह के कानून पास नहीं कर सकता। जिस तरह आप अगर नहीं देना है तो किसी को भी नहीं दे, आप स्पेसिफिकली आप कहें कि मुसलमानों को नहीं देंगे तो पूरी दुनिया में उनका जो मैसेज गया है, जो चेहरा हम उनका दिखाना चाहते थे, अब खुद अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने एक्सपोज हो गए। लेकिन सर आपको क्या ये लगता है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट इस किस्म का कोई इकदाम उठा सकता है, और जो खुद को सेक्युलर कहता है स्पेसिफिकली? सेक्युलर तो उनके सामने आप देख रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है जी। और जितनी भी उनकी मीडिया है या जो भी उनके जो भी मतलब इंफॉर्मेशन के जो भी हैं जराए, वो देखें कितने उनके कोई चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर उनके खिलाफ जो सूरत हाल है वहाँ पर तो अभी ये जो पहले ये कहते थे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो दो नजरिए की बात की, उनकी मुखालफत करे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में आप रहेंगे
पूरी दुनिया में पूरी मतलब क़यामत तक आपको ये बावर कराना पड़ेगा कि हम आपके वफादार हैं, और वही अभी भी उनके साथ मुसलमानों के साथ ही है। हालांकि वो उनका मुल्क है, वहाँ के रहने वाले हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कोई हिंदू, सिख, ये इनका मुल्क है पाकिस्तान, उनका मुल्क है पाकिस्तान, जितना मेरा हक है उतना ही किसी और एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले का है। सर, इस सिचुएशन में जिस तरह डॉक्टर सुराब सर की कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जितना एक मुसलमान का है उतना ही एक हिंदू, सिख, ईसाई और किसी भी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले का भी है। हालांकि हम एक मुस्लिम स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क के आइन में जो है माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि ये हमारा मजहब भी कहता है कि हुस्न सलूक से पेश आओ। लेकिन वो जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, जिनका कोई दीन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो मुसलमानों को इस तरह टारगेट क्यों बना रहे हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की जो है फैशिस्ट पॉलिसीज हैं, या उनके मुल्क में ही पूरी खराबी है कि एक नफरत है किसी मासूम से? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो इस मामला को कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे, पाकिस्तान तो एक मुस्लिम रियासत है, इसके बावजूद यहाँ पे तारीखी फैसले दिए गए हैं जो कि एंटी मुस्लिम थे और उसके खिलाफ कई मुजाहरे भी हुए, लेकिन इसके बावजूद कानून की अमलदारी हुई। जैसे वो आसिया वाला केस है, आप देखें उसमें कानून ने अपना रास्ता खुद दिखाया, और उसमें हालांकि मुस्लिम स्टेट थी, लेकिन इसके बावजूद हमने माइनॉरिटीज़ के साथ किसी किस्म का वायलेशन नहीं की। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया का देखें तो वो अपने आप को सेकुलर पोज करता है, लेकिन अब ये जो उन्होंने रूल पास किया है कि सिर्फ 5 या 6 कम्युनिटीज़ हैं हिंदू, जिनमें सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए और चंद एक और कम्युनिटीज़ हैं, वो 4-5-6 उन्होंने मेंशन की है उस लॉ में कि ये वाली कम्युनिटीज़ हैं, ये 6 साल अगर रहेंगी इंडिया में तो मुसलमान होंगी, और तो इंडिया की सिटीजनशिप हासिल करेंगी। इसके अलावा जो भी हैं, उसके अलावा रही मुसलमान गए तो वो 12 साल के बाद जो है वो मुसलमान होंगे। यानी मुसलमानों को अपने आप को इंडिया से लॉयल साबित करने के लिए 12 साल चाहिए होंगे, एक सिख को अपने आप को लॉयल साबित करने के लिए 6 साल चाहिए होंगे। इससे एक तीर से दो शिकार उन्होंने किए। एक तरफ उन्होंने थोड़ी सी सिखों के हवाले से ये जो एक स्टांस है, इसमें भी क्या कोई इनकी कॉन्स्पिरेसी है कि सिख कम्युनिटी को अपने करीब करने की कोशिश करना, मुस्लिम को दूर करना, या मुस्लिम को ओवरऑल सप्रेस करना? नहीं, ये जो अभी हमने वहाँ पे ये सिखों के लिए जो राहदारी का इफ्तिताह किया, अब इनको बुरा लग रहा है। इंडिया में जो है वो सिखों की बाकायदा पाकिस्तान के साथ हमदर्दियां हो गई, तो इन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। अच्छा। एक तो सिखों को भी खुश कर दिया, चलो भाई आप लोगों के जो भी सिख हैं दूसरे मुल्कों में मुकीम है, उनको हम 6 साल में पॉलिसी दे रहे हैं, तो उनके एक हमदर्दी का जो है ना वो उनके अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी तरफ अच्छी चाल है ये, बिल्कुल अच्छी है। हिंदू अपने जो है ना वो हिंदुत्व वाली वो जो पॉलिसी है, अच्छी चाल तो नहीं है, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं वो लोग। फेल्ड एक चाल है। मैं तो कहता हूँ, पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, जो मोदी जो है ना ये हिंदुस्तान का गोरबाचोव बनेगा। आप ये देखना जो अभी तोड़ के छोड़ेगा, इंशाल्लाह टूटेगा। पूरी सेक्युलर का जो एक लफ्ज था, एक हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया में आपको पता है कुछ भी हो, जो भी हो, अंदर से मुनाफकत थी, लेकिन वो सारी अब बाहर आ गई है और लोगों को पता पड़ गया कि इंटरनली इनकी पॉलिसी हिंदू प्रमोशन है। इनके मोदी के दिमाग में यही है कि जो हिंदुइज्म है ना, दिस इज द सुपीरियर एंड ऑल अदर माइनॉरिटीज आर, दिस इज व्हाट हिंदुत्व सेज, कि हिंदुत्व का जो फिनोमेना है, हिंदुत्व का जो फलसफा है, ये उसको लेके चल रहे हैं। हिटलर को ये लोग फॉलो करते हैं, हिटलर को ये लोग हीरो बोलते हैं। तो मैं तो कायदे आजम का सर ने जैसे बोला, कायदे अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमें आजादी नसीब हुई, वरना ये हमें सप्रेस करते हैं। उनका विजन देखें कायदे आजम का, कि उन्होंने उस वक्त बोल दिया था कि जो लोग पाकिस्तान में आ गए हैं वो आ गए हैं, जो लोग इंडिया में मुसलमान रह गए ना वो आने वाली नस्लों तक जो है ना सिर्फ अपने आप को ये दलीलें देते रहेंगे कि हम तो लॉयल हैं इंडिया के, हम तो लॉयल हैं। आप देखिए बड़े आज वो साबित हो गया है, सलमान खान और ये उनके खिलाफ जब भी कोई थोड़ा सा नहीं होता तो सारे इनके घरों के ऊपर बल्बे और मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। तो इनको तो साबित करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर सुराब सुर्की साहब आपका भी प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम में जमील अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया था। भारत की जो नाकाम कोशिशें हैं एक नापाक इरादों के साथ, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ना सिर्फ खालिस्तान बल्कि 21 से 40 टुकड़े हम भारत के देखेंगे। जिस तरह उसने कॉन्स्पिरेसी की और हमसे बांग्लादेश को अलग किया, इसी तरह बहुत जल्द हम भी देखेंगे यही मुसलमान, क्योंकि आपके मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम रहता है आप ये भी जानते हैं, यही आपसे एक टुकड़ा छीनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।